हेलो दोस्तों। एक लड़का आदमी लड़का नहीं आदमी उसे 13 महीने की कैद होती है। और उसके बाद वो भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है 13 महीने के बाद। और जाकर पुलिस स्टेशन में गवाही देता है कि उसे जिस मौत की सज़ा मिली है, जिस इंसान को मारने की सज़ा मिली है, उसी के खिलाफ उसे पुलिस कंप्लेन करनी है। और वो कोई और नहीं, उसकी खुद की बीवी है। बड़ी अजीब सी कहानी है। बट हाँ, ये अभी बहुत वायरल हो रही है। यूपी के एक क्षेत्र की कहानी है जो बहुत जोर शोर से अभी चर्चा में है। सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। कहानी शुरू करूं उससे पहले वही सिलसिला। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। होना भी चाहिए ना बॉस, बहुत ज़रूरी है। आजकल रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं। रिश्तों का क्या मोल है नहीं पता। रिश्तों का मायने क्या है वो किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि या तो हम रिस्पेक्ट खो चुके हैं, भरोसा, अपनापन ये नहीं रहा रिश्तों में, या फिर ये हो गया है कि हम लोगों में पेशेंस की कमी आ गई है। और जो हमें प्यार देता है हम उसी को सबसे पहले धक्का मारते हैं अपनी लाइफ से। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, भूपेंद्र की। मैंने नाम चेंज कर दिया है। जो आज से 3 साल पहले ये कहानी शुरू होती है। भूपेंद्र एक छोटे से फैमिली का लड़का था। वो नोएडा में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। गांव आता है तो उसके मदर फादर उसके लिए लड़की देखते हैं। घर वालों का अ, दबाव कहो या स्नेह कहो या प्यार कहो, अपनापन कहो, तो वो भी कहता है ठीक है। ज़्यादा उम्र का नहीं, सिर्फ 24 साल का, 23-24 साल का लड़का है। और उसकी शादी जो है तय करने के लिए घर वाले बड़े बेचैन थे। उसने भी घर वालों की बात सुनी और भूपेंद्र ने शादी के लिए हाँ कहा। अब प्रोसेस शुरू होता है शादी का। लड़की को देखना, लड़की वालों का आना जाना, ये सब कुछ चल रहा है घर में। उसमें से एक लड़की उन लोगों को पसंद आ जाती है। अब मुंह दिखाई की रस्म जो होती है अपने इंडिया में, वो किया जाता है। लड़की को भी लड़का पसंद आता है, लड़के को भी लड़की पसंद आती है। उसके बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। तब जब उसकी शादी होती है भूपेंद्र की, तो भूपेंद्र की उम्र महज 20 साल थी। 20 पूरा होके 21 में लगा हुआ था। मतलब आप 21 कह सकते हो या 20 को, चॉइस इज योर्स। अब लड़की जो थी उससे 1 साल छोटी, 19 साल की। तो ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं कह सकते, बट अनमेच्योर भी नहीं थे, दोनों के दोनों। भूपेंद्र, शादी होती है, सारी रीति रिवाज रस्में सब कुछ पूरा करके अपनी वाइफ को लेता है और नोएडा चला आता है। नोएडा आने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से रह रहे होते हैं। भूपेंद्र सब्जियों का काम करता है, सब्जी बेचने जाता है, फिर घर आता है। वहाँ पर एक छोटा सा रूम किराए पर लिया हुआ था, तो वाइफ को छोड़ के जाता है और फिर दोपहर में आके खाना खाना या कई बार रात में आना, ऐसा चलता है। अचानक एक बार भूपेंद्र, शादी को अब करीब 8-9 महीने बीत चुके थे, और भूपेंद्र एक दिन अचानक ही अपने, जो उसका एक मेन जो टाइम बंधा हुआ था वो छोड़ के दूसरे टाइम में घर आता है। जब वो अचानक घर आता है किसी काम से, तो वो देखता है कि उसकी वाइफ एक फ़ोन से किसी से बात कर रही है। वो फ़ोन उसकी वाइफ का नहीं था, बल्कि उस वो बात उससे कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन उसको भूपेंद्र ने दिया नहीं था और पता नहीं वो किसका फ़ोन था। तो अचानक ही भूपेंद्र कोई सामान खोजते खोजते पूछ लेता है कि रानी तुम किससे बात कर रही थी? तो वो कहती है मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। अब मम्मी से बात कर रही थी तो क्या बात है, ये पूछना तो जायज़ नहीं था, बट भूपेंद्र को अंदर से ऐसा फ़ील होता है कि रानी उससे कुछ छुपा रही है। पर वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, वहाँ से निकल जाता है। फिर जब रात में आता है तो वो कहता है कि ये फ़ोन तो तुम्हारा नहीं है। तो कहती है मैंने किसी से उधार माँगा है, कुछ बहाना बना देती है और बात को टाल देती है। चलो भूपेंद्र भी आई गई बात, लेकिन मन में एक शक का बीज पहली बार पड़ जाता है भूपेंद्र के। अब ऐसे ही कई बार भूपेंद्र, वो कहते हैं ना कि एक बार शक अगर घर में आ जाए तो फिर चीज़ें बेकार हो जाती हैं।
वही हुआ भूपेंद्र के साथ। भूपेंद्र को मन में तो डाउट आ ही गया था। भूपेंद्र ने क्या किया, बीच बीच में आना जाना शुरू किया। जब भी बात कर वो देखता तो हमेशा वो फोन पर बिजी रहती थी रानी। तो भूपेंद्र जब भी पूछता वो हमेशा कभी घर वालों का नाम लेती, कभी किसी का नाम, फैमिली का, कभी सिस्टर का। भूपेंद्र को अब इस चीज से इरिटेशन होने लगी थी। यहाँ दूसरी तरफ कहानी ये चल रही थी कि शादी को 8 महीने बीते थे। ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7 महीने कंप्लीट होके 8वां महीना लगा था। भूपेंद्र को एक दिन लगता है कि उसकी वाइफ किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और वो उसे लेता है, नोएडा छोड़ता है और अपने गांव आ जाता है। गांव आए हुए उसे 3 महीने होते हैं कि वो फिर से देखता है कि उसकी वाइफ के पास फोन है। यहाँ आके वो गन्ने वन्ने का जूस बेचता है और अपनी जिंदगी चलाता है जैसे तैसे गांव में। लेकिन एक दिन फिर वो अचानक आता है घर पे, क्योंकि वो तो डाउट था ही। तो वो फिर से देखता है उसकी वाइफ के पास एक फोन है और उसी फोन से वो बात कर रही है। इस बार भूपेंद्र को गुस्सा आ जाता है और भूपेंद्र उस पर रिएक्ट करता है कि अब तो सारे फैमिली मेंबर है, अब तुम्हें क्या जरूरत है। वो रोना धोना करती है रानी और बात खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी ये चल रही थी कि रानी अपने घर वालों को फोन करके जो भूपेंद्र उसे इतना खुश रख रहा था, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए वो घर पर फोन करके ये बताती है कि ये दहेज के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मारते हैं। इस तरीके की बातें वो अपनी मदर को बता रही थी। तो चीजें बिगड़ रही थी दोनों तरफ से, और दोनों में से किसी को भी, ना भूपेंद्र को पता था कि एक्चुअल में क्या बातें चल रही है, ना रानी अपने घर वालों को पता लगने दे रही थी कि एक्चुअली में गलती उसकी है और घर में सब खुशी हंसी खुशी चल रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन मेंटेन था। अचानक 3 महीने के बाद रानी गायब हो जाती है एक मिस्टीरियस तरीके से। उसके गायब होते ही भूपेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस आती है। क्यों? क्योंकि रानी के घर वालों ने कंप्लेन किया था कि ये हमारी बेटी को मारता पीटता था दहेज के लिए, तो हमें पूरा पूरा यकीन है कि इसने ही हमारी बेटी गायब की है, उसे जान से मार दिया। अब भूपेंद्र अपनी बात रखता या कुछ ऐसा होता तो कई जगह कानून ऐसे भी बने हुए हैं जो शायद मैं कहूंगी कि लोग बहुत, शायद नहीं पक्का, गलत उपयोग भी करते हैं। अब लड़की का पलड़ा भारी था, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी बातों की लड़की की। तो इस सब के बेस पर भूपेंद्र को पुलिस पकड़ती है और ले जाती है लॉकअप में। लॉकअप में जाने के बाद भूपेंद्र अपने आप को बचाने के लिए, बेल पर बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करता है। भूपेंद्र और उसकी फैमिली मिलकर पैसों का इंतजाम करती है और तकरीबन 13 महीने के बाद भूपेंद्र बेल पर घर से, मतलब सॉरी, जेल से बाहर आता है। भूपेंद्र जेल से बाहर आते ही भूपेंद्र कहता है कि मुझे रानी की मिसिंग कंप्लेन लिखानी है। ये बात कोई लोग नहीं मानते, उसे डांट के भगा देते हैं जब उसकी सारी बातें सुनते हैं कि जो जो मर गई है उसके लिए क्या लिखवाना मिसिंग कंप्लेन। भूपेंद्र फिर 2-4 दिन के बाद जाता है, फिर उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब भूपेंद्र जिद पर अड़ गया था और वो 2-3 महीनों के बाद थक हार के पुलिस स्टेशन में ही बैठ जाता है, और रोज सुबह जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाना उसका काम सा बन गया था। अचानक एक सब इंस्पेक्टर की नजर पड़ती है करीब 3 महीने बाद उस पर, और वो पूछते हैं कि भूपेंद्र तुम यहाँ क्यों थे, क्योंकि बाकी पुलिस वालों के लिए तो ये रोज का काम हो गया था। तो भूपेंद्र सारी बातें समझाता है पुलिस इंस्पेक्टर को। जब एसआई को सारी स्टोरी समझ आती है तो एसआई उस इलाके में जाते हैं जिस इलाके में वो रहा करती थी रानी। यहाँ पर पुलिस को भूपेंद्र ने बताया एसआई को कि मेरी वाइफ का किसी के साथ कुछ अफेयर था, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, मुझे भी अगर वो मर गई है तो उसकी लाश देखने का अधिकार है और आप उसको ढूंढिए। पुलिस पूछती है कि कोई ऐसा सबूत या कुछ और जो हमें उस तक ले जाए। भूपेंद्र के पास कहने को कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के कि उसके पास एक फोन था जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, बस मैंने कभी कभार देखा था। अब पुलिस एसआई इंस्पेक्टर जो है वो इन चीजों को छोड़कर एक पहलू को पकड़ लेते हैं कि अगर उसके पास फोन था और उसको यहाँ से सिम नहीं दिलाया गया था घर से, तो वो आसपास से ही ले सकती है। तो आसपास के एरिया में जितने भी न्यू सिम प्रोवाइड करते थे उसको बेस बनाकर एसआई ने फोटो सर्कुलेट किया रानी का और पता करना शुरू किया कि ये जो है कहाँ से सिम अलॉट हुआ है। तो एक शॉपकीपर ने रानी का चेहरा पहचान लिया
और उसके बाद उसने वो सिम नंबर दिया। जब सिम नंबर दिया तो उसकी कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल में एक नंबर निकल के आया और उस जगह की लोकेशन भी ट्रेस हुई जहां वो नंबर एक्टिव था। पुलिस उस जगह पहुंचती है, यूपी में ही करीब करीब 500 किलोमीटर दूर जो है एक जगह पर वो लोकेशन ट्रेस होती है। वहां जाने के बाद पुलिस को रानी और उसका बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसके साथ रानी शादी से पहले से प्यार करती थी, लेकिन अपने घर वालों को कह नहीं पाई और घर वालों के दबाव में उसने शादी कर ली। अभी उसने फिर बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से वो उस घर से और उस शादी से मुक्ति पा सकती है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी फ्रीली बिता सकते हैं। और वही उन लोगों ने पूरी एक प्लानिंग के तहत रानी अपने घर वालों को झूठी स्टोरी बताती, भूपेंद्र को कैसे शांत करना है वो देखती, और दूसरी बात इधर वो भूपेंद्र को भी परेशान कर रही थी कि तुम मुझे परेशान करते हो, शक करते हो। और इस तरीके से उसने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया और एक दिन गायब हो गई, अपने लवर के साथ भाग गई। और उसने जो सिम और फ़ोन लिया था उसका ट्रेस होना तो मुश्किल था, क्योंकि उसका नंबर किसी के पास था ही नहीं, तो उसके लिए ईजी था। रानी और उसके बॉयफ्रेंड ने सोचा कि अब हमारी ज़िंदगी आराम से चलेगी, और वो भाग के बिना शादी किए हस्बैंड वाइफ की तरह एक जगह पर किराए पर रह रहे थे, और लगभग पिछले 1.5 सालों से वो दोनों साथ रह रहे थे। इस चीज़ को जानकर पुलिस ने रानी को भी हिरासत में लिया, उसके बॉयफ्रेंड को भी। और अब पुलिस शर्मिंदा भी है कि उनकी छोटी सी नादानी के कारण एक इंसान को 13 महीने ज़िंदगी अपनी अपनी ज़िंदगी के 13 महीने एक जेल में काटना पड़ा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। और दूसरी तरफ पुलिस को खुशी भी है कि एक छोटी सी समझदारी ने कितना बड़ा केस आसानी से सॉल्व कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानियाँ सुनाने का सिर्फ इतना रहता है मतलब कि आप लोगों को आसपास में क्या हो रहा है इसकी जानकारी पता चले। इसके अलावा किसी को ठेस पहुंचाना या किसी का नुकसान करना कोई मकसद नहीं है हमारा। बस एक चीज़ कहूँगी, हम लोगों को किसी और चीज़ से ऊपर अपने देश के लिए ध्यान देना चाहिए, और हम सब इंडियंस हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं यही कहूँगी, अपना और अपनों का ध्यान रखें बॉस, बहुत ज़रूरी।